नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज का टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है जो कुंडली में दो योग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है काल सर्प दोष और सेकंड है पितृदोष। तो अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कुंडली लेके, और अगर पर्टिकुलर ये दोष अगर आपकी कुंडली में है, आप ऑलरेडी मान लो परेशान हो, दिक्कत में हो, आप कंसल्टेशन के लिए जाते हो किसी के पास में, और अगर ये पर्टिकुलर दो दोष हैं जो अगर आपकी कुंडली में मिलते हैं, या अभी मैं इनको दोष ही कहता हूँ, मैं क्लियर कर दूंगा कि ये दोष नहीं है, इनका कोई लाइफ में कोई इतना इम्पैक्ट आता नहीं है आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ में, या लेकिन चूंकि अब ये स्थिति ऐसी बन चुकी है कि सबको मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि भाई एक पैसे हड़पने का या रेमेडी देने का यह है कि बहुत बड़ा है कि उनको एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का कि भाई ये चीज़ हमने डायग्नोसिस कर ली कि पर्टिकुलर, और अब हमारे को बाकी कुछ चीज़ों की स्टडी नहीं करनी है, हमें स्ट्रेट में सीधा बोल देना है कि भाई ये आपकी तो पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो आप ज्योतिषी के लिए बहुत एक प्रसन्नता का विषय उसके दिमाग में चेहरे पे आ जाती है अगर आपके पर्टिकुलर ये दोष अगर आपकी कुंडली में अगर आ जाते हैं, क्योंकि अब आपको ठगने का या अब आपको चार बात बोलने का उनके पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी कुंडली अगर आप उनके पास लेके जाते हो। तो आप ऑलरेडी परेशान हो, शादी की प्रॉब्लम अगर आप लेके जाते हो, और अगर आपकी कुंडली में ये दो अगर जो बता दिए जाते हैं, आप एक तो परेशान हो और उसके ऊपर आपको ये बता दिया गया भी कि जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो बस आपको इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसकी रेमेडी के उपाय आप करो तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, ये क्या चीज़ है। देखिए, काल सर्प योग ऐसा था कि एक जैसे हम लोग जो राशि हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम ज्योतिष स्टार्ट करते हैं तो ज्योतिष में अंतरिक्ष में जो पूर्व दिशा में जो आपकी राशि होती है वो आपका लग्न बनता है, और अंतरिक्ष में ऐसे तो कुछ होता नहीं है, प्लेनेट जो नक्षत्र होते हैं वो एक तारों का समूह होता है, उसको नक्षत्र बोलते हैं। तो जब कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है स्पेस में राहु केतु की, तो उस सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड वाइड ही उसका एक इम्पैक्ट आता है, भूकंप का या कोई बहुत बड़ी घटना का या कोई वर्ल्ड में कोई क्राइसिस आने का। तो ऐसे कोई चांसेस बनते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन का, राहु केतु का एक्सेस में कुछ अंतरिक्ष में कुछ इस तरह का एक बनता है। तो उस सिचुएशन को जो बना वो कुछ उसके इफेक्ट आए, तो जो 1950 या 1960 से वह जो एस्ट्रोलॉजी जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कुछ स्टडी किया, उन्होंने कुछ रिसर्च किया कि हाँ पर्टिकुलर इस इंडिकेशन की वजह से ये घटना घटित हुई है। अब चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, एक ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसका उन्होंने स्टडी किया कि हाँ ये इम्पैक्ट आया। तो अब उन्होंने क्या किया कि उस सिचुएशन को उन्होंने जो हमारा जो आम आदमी का जो एक हमारा हॉरोस्कोप है, जो चार्ट है, उस पर वो सिचुएशन उन्होंने अप्लाई कर दिया राहु केतु का। बेसिकली जो ये काल सर्प योग है ये बनता राहु केतु की वजह से। अभी मैं इसको समझाऊंगा होता क्या है, कैसे बनता है। तो उसको हमारे चार्ट पे उन्होंने अप्लाई कर दिया कि अगर ये सेम पोजीशन, अगर वैसी पोजीशन जो पूरे वर्ल्ड वाइड जब बनती है तो कोई घटना घटित होती है, तो वो घटना भी अगर हमारे हॉरोस्कोप में अगर राहु केतु की सिचुएशन वैसी बन जाती है तो हमारी लाइफ में भी उसके जो इम्प्लीकेशन है, जो इफेक्ट है, वो हमें देखने को मिलेंगे। लाइक जैसे कि प्रोफेशन मंदा हो जाना, शादी नहीं होना, घाटा लग जाना, लॉस हो जाना, कोई बीमारी, ये जितनी प्रकार के जो मैं कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो लाइफ एक आदमी ह्यूमन बीइंग फेस करता है, वो सारा का सारा जो इनके माथे मढ़ दिया जाता है कि भाई ये है, इसी का ये सारा किया जा रहा है, इसकी वजह से आपके ये गड़बड़ है, आप इसको ठीक करो, आप इसके उपाय करो तो ये हो जाता है। तो अब लाइक जैसे मान लो 1950 के आसपास, उससे पहले अगर आप स्टडी करोगे, ये जैसे मेरे जो जिनसे मैंने ज्योतिष सीखा है, जिन आचार्यों से मैंने ज्योतिष सीखा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टडी कर रखा है, मैं उन्हीं की बात आगे कर रहा हूँ। तो 1950 से पहले जो रिसर्च कर रहे थे या जो ज्योतिषाचार्य थे, उनको इस बात का नॉलेज नहीं है कि इस तरह का कोई न तो कहीं लिखित में मिला है, न कभी इसका कोई जिक्र है। 50 और 60 के बीच में ये इसका एक नाम दिया गया। तो उनको ही बड़ा शॉकिंग हुआ कि भाई 50 से पहले भी हम कर रहे थे, जो 50 से पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और 50-60 के बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और उनको ये देखने को मिलता है कि ऐसा हुआ क्या था। अब इसका नाम जो क्यों पड़ा, इसका नाम देखिए आप है काल सर्पदोष। सर्प मतलब कि पहले सांप का एक बहुत बड़ा खौफ था भाई। पुराने टाइम में तो लोग डरते ज़्यादा थे। टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, मेडिकल बहुत एडवांस कर चुका है, हम लोग भी बहुत कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। पहले इतना फैसिलिटी था नहीं, तो डराने का एक जरिया था सांप के थ्रू। तो एक दहशत भर दी गई काल सर्प योग के नाम से 12 प्रकार के योग इसको लेके बताए गए। अभी मैं इसको बताऊंगा। 12 तरह के काल सर्प योग निकाल दिए गए। अब ये होता क्या है, अब हम इस बात पे आते हैं। लेकिन मैं बता दूंगा, डिस्कस भी आपको बता दूंगा कि ये होता क्या है, बनता क्या है, एग्जैक्टली है क्या चीज़, कैसे आपके चार्ट पे बनता है। लेकिन आपको बताने के बाद आप चेक कर लीजिए, अगर आपके मिलता भी है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं आता है। इफेक्ट के लिए घटनाएं कुछ और रेस्पॉन्सिबल होती है, उसका मैं आपको हिंट दूंगा कि किस तरह से एक हॉरोस्कोप में किस तरह की घटनाएं इफेक्ट करती है, न कि ये सब दोष हैं जो पूरे अपने व्यक्तित्व को या अपने पूरे चार्ट को बिगाड़ते हैं। ये मात्र एक शॉर्टकट तरीका है जो कि ज्योतिष जितने भी जो हमारे एडवांस ज्योतिष जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड है इसको बता के पिन छुटाना कि हाँ हमें इस चीज़ का नॉलेज है। लेकिन चूंकि अब हम किसी को अगर किसी में है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको बताना भी हमें लिए ज़रूरी है। ज़रूरी ऐसे है कि अगर हमने उसको नहीं बताया और कहीं वो पहुंच गया, कहीं उसने बता दिया, तो जो मैंने बताया तो वो तो मेरे को तो ये कहेगा ना कि भाई इनको तो नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए एक हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आने वाला। 5% भी इफेक्ट ये करेगा नहीं किसी भी सिचुएशन के अंदर। ये मैंने खुद देखे हैं चार्ट भी, और कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि अब इसमें हेडिंग ऐसी डराने वाली हेडिंग दी जाती है, मैं खुद भी देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं ज्योतिष जिन्होंने किए है, वो भी नहीं समझते इन चीज़ों को कि हम बजाय बचाने के हम इसको सेफ करें या इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। तो उन्होंने भी अपनी हेडिंग भी ऐसे दे रखी है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को देखें और देख के डरें। नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब हम आते हैं कि होता क्या है। बेसिकली जो आपका हॉरोस्कोप है, आप हॉरोस्कोप में ये देखिए कि अगर आपके प्रथम भाव में राहु है और 7th हाउस में केतु है, प्रथम भाव में राहु और 7th हाउस में केतु, ये पोजीशन अगर बनती है, आप अपने चार्ट पे लगा के देख लीजिए, जो आपका हॉरोस्कोप है उसमें आप देख लीजिए। राशि कुछ भी हो, राशि से फर्क नहीं पड़ता, राशि चाहे कोई भी हो, 1 से लेकर 12 तक कोई सी राशि भी हो, कैसा भी राशि कोई सी भी हो, या राहु केतु की डिग्री भी कोई अगर डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री है तो 20 डिग्री केतु की भी मिलेगी। तो राहु केतु अगर आपके 1st और 7th में होते हैं, और बाकी जो ग्रह मतलब कि 9 ग्रह हमारे, 9 में से जो 7 प्लेनेट हैं, वो 7 प्लेनेट अगर राहु केतु के जिस 1st और 7th में राहु है तो इस तरफ अगर आ जाएं, लाइक मान लीजिए कि आपका 12वें से लेके 6 तक इस तरफ, या फिर आप इधर मान लीजिए 2nd से लेके 6 तक, दूसरे भाव से लेके 6ठे भाव, और इधर आप 12वें भाव से लेके 8वें भाव तक। तो दैट मीन्स सारे ग्रह, 7 ग्रह, मतलब राहु केतु के इस एक्सिस में, राहु केतु को आप अगर सेंटर में रखते हैं और बाकी 7 ग्रह को आप इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डाल देते हैं, 7 के 7 प्लेनेट, या तो इस तरफ या इस तरफ, 2nd से लेके दूसरे से लेके 6ठे तक, और इधर में आप डाल लीजिए 12 से लेके 8 तक, मतलब इस तरफ आ जाएं 7 ग्रह, मतलब सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, बुध, जो 7 प्लेनेट है हमारे। तो दैट मीन्स है कि वो आपका काल सर्प दोष हो गया। अब जो पहला नाम पड़ा उसको बोलते हैं अनंत काल सर्प योग। जो पहले इस प्रकार का जो योग है, पहला जो पड़ा वो था जो 1st और 7th वाला था, उसका नाम आया आपका अनंत काल सर्प योग। मतलब इस तरह में भी सभी प्रॉब्लम, मतलब कि शादी, प्रोफेशन, या पैसा डूबना, या जितनी प्रकार की आपकी दिक्कतें हैं लाइफ में, आप कोई डिजीज फेस कर रहे हो या कुछ भी फेस कर रहे हो, अगर आप में ये सिचुएशन है तो सीधा का सीधा वही रेस्पॉन्सिबल है, ये खाली एलिमेंट है।
तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेवंथ का, मतलब फर्स्ट और सेवंथ से इधर या इधर, इनके साथ नहीं, इनसे अलग, लाइक सेकंड से लेके छठे तक, और इधर आपके 12वें से लेके आपका 8 तक। 7 ग्रह इधर आ जाए, 7 ग्रह इधर आ जाए, राहु केतु के इधर या इधर, ये समझना आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये बन गया आपका काल सर्प राहु केतु से। लाइक वैसे ही आप सेकंड, जैसे मैंने बताया आपका पहला और 7वां, अब आप उसी तरह से सेकंड और 8 कर लीजिए। अगर दूसरे भाव में आपका राहु है और तीसरे भाव में आपका 8th हाउस में अगर केतु है, तो इसको नाम पड़ा आपका कुलिक काल सर्प दोष। मतलब इसमें भी वही बातें हैं सभी, मैं आपको नाम सारे अपडेट कर रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहे कि क्या क्या चीज़ हैं, पर इनका इफेक्ट आपको नहीं मानना है। और मैं अपडेट कर देता हूं, 12 प्रकार के जो दोष बताए गए, अलग अलग हाउस से रिलेटेड बताए गए हैं। तो सेकंड और 8th का बता दिया आपको मैंने, कुलिक काल सर्प दोष। अब आप कहते हैं थर्ड में अगर राहु है और 9 में आपका केतु है, थर्ड में राहु और 9th में केतु, मतलब थर्ड और 9th और बाकी सारे प्लेनेट आपके इस तरफ या इस तरफ, आप ये चेक कर लीजिए। थर्ड में राहु, 9th में केतु, और बाकी सारे ग्रह साथ के साथ राहु केतु से उस तरफ या इस तरफ। तो ये आपका बन गया वासुकी काल सर्प दोष, तीसरा और 9वां। अब आता है आपके चौथे में राहु हो और 10वें में केतु हो, क्योंकि दोनों तो 180 डिग्री में रहते हैं ना। तो 4th हाउस में अगर आपका राहु है और आपका 10th हाउस में केतु है, तो 4, 10 और बाकी सारे ग्रह आपके 3 से लेके इधर आपके 11 तक मान लीजिए, और इधर आपके 5 से लेके 9 तक मान लीजिए। तो ये आपका बन गया शंखपाल काल सर्प दोष। इसका नाम दिया शंखपाल काल सर्प दोष, नाम भी कितने बड़े बड़े। फिर आता है 5वां और 11वां, मतलब 5th हाउस में राहु हो और 11th में आपका केतु हो, 5वें में राहु और 11वें में केतु, और बाकी सारे ग्रह आपके इस तरफ हो, इनसे या तो इस तरफ या इस तरफ, सारे सातों के सातों ग्रह, ये ध्यान में रखना है। सातों के सातों ग्रह राहु केतु के एक्सिस से इस तरफ या इस तरफ एक साथ अगर हों, कंजक्शन को भी नहीं काउंट करना है, राहु केतु को सेपरेट रखना है। और राहु केतु के अलावा राहु केतु अकेले हों और इनके अलग, ये ध्यान में रखना ना, क्योंकि कई डाउट होते हैं, बार कंजक्शन का भी डाउट आता है, तो कंजक्शन नहीं लेना है, राहु केतु से उधर या इधर। तो ये इसको बोला गया पद्म काल सर्प योग, जो 5th और 11th का है। फिर आता है आपका छठे में आपका राहु हो और 12वें में केतु हो, तो उसको बोला गया महापद्म काल सर्प योग। छठे में राहु हो और 12वें में केतु हो, उसी तरह से लेना, आपको 6, 6, 12 करना है, और बाकी सारे ग्रह आपको इस तरफ या इस तरफ चेक करने हैं। देन फिर आता है एक पहला मैंने बता ही दिया। फिर आता है 8वां और सेकंड, अगर आपके 8वें में राहु हो और सेकंड में अगर केतु हो, तो उसको बोला गया कारकोटिक काल सर्प दोष। फिर आपका 9वें में राहु हो और तीसरे में केतु हो, तो उसका बोला गया शंखनाद काल सर्प दोष। और फिर एक 10वें में राहु हो और चौथे में केतु हो, तो उसको बोला गया पातक काल सर्प योग। उसके बाद 11th में राहु और आपका 5th में केतु, तो उसको बोला गया विषधर काल सर्प योग। और फिर लास्ट बचता है 12th वाला, जो 12th में राहु हो और छठे में केतु आ जाए आपका, तो वो हो गया आपका शेषनाग काल सर्प दोष। तो ये 12 प्रकार के जो है ना, 12 मतलब अलग अलग हाउस वाइज इनको 12 प्रकार के दोष इन्होंने मिलते हैं सुनने को, जो कि उस टाइम इनका नाम दिया गया, ताकि लोगों के बीच में एक मतलब, क्योंकि डर पैदा हो सके। जबकि ज्योतिष वाकई में देखो ऐसा है कि कुछ चीजें हैं जो ज्योतिष को आप ऐसा समझिए कि ये चीज है घटना को घटित होने की सूचना देना, इंडिकेट करना। मैं ज्योतिष पे बिलीव करता हूँ, ज्योतिष काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता। लेकिन अब सब चीजें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के व्यूज हैं। आप यूट्यूब पे भी देख लीजिए कि किस तरह से लोग कैसे कैसे लग के हाईलाइट करते हैं, किस तरह की चीजें दिखाते हैं ताकि लोग ज्यादा डर सकें। तो इनसे डरना नहीं है,
अब इनके पीछे जो रीज़न बनता है, बेसिकली जो कारण क्या बनता है, आपकी जितने भी घटनाएं लाइफ में होती है, आपका चाहे प्रोफेशन हो, चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपका कामकाज हो, चाहे आपका बीमारी हो, या बच्चे का प्रॉब्लम हो, या संतान का कोई भी इस तरह के कुछ भी इश्यू रहते हैं, तो उसके पीछे जो मेजर रोल जो प्ले करती है, वो प्ले करती है दशा। कि भी किस दशा से आप गुजर रहे हो। तीसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट होता है, वो पड़ता है ट्रांजिट, गोचर, जिसके जो 3 गोचर है जिनका हम इंपॉर्टेंस देते हैं, लाइक बृहस्पति का, शनि का और मंगल का। ये 3 ट्रांजिट हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं हमारे लाइफ में। एक हमारी दशा, और दशा में भी अंतरदशा पकड़ना आपको। दशा तो बहुत लंबी लंबी होती है, उसमें अलग अलग डिवाइड होते हैं 9। एक प्लेनेट की अगर महादशा है तो उसके फिर पैरेलल में शॉर्ट पीरियड में अंतरदशाएं भी चलती है हर प्लेनेट की। तो अंतरदशा को पकड़ना आपको कि अंतरदशा आपकी कौन सी चल रही है, ट्रांजिट कौन सा चल रहा है। मेन रोल प्ले करती है घटनाओं को निर्धारित करने के लिए अंतरदशा और आपका गोचर। गोचर क्या चल रहा है और आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, ये घटना को इंपॉर्टेंस देती है, नहीं कि ये। उनसे ही कुछ घटनाओं का निर्धारित हम कर सकते हैं, उनसे हम जजमेंट कुछ निकाल सकते हैं कि हाँ, लाइफ में अगर आपका प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ये एक लॉजिक बनता है कि हाँ, तो इस तरह से इसको समझाना है। तो जब मैंने ये जब सीखा तो मैंने कहा इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ इसको मतलब लोगों को टेरिफाइड किया जा रहा है इस चीज़ को लेके। तो इससे डरना नहीं है, समझना है। अगर हम समझ के भी करेंगे तो आई थिंक ये बहुत सारे चार्ट के में होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, और आपको अपनी अंतर्दशा पकड़नी है, और आपको गोचर देखना है। क्योंकि गोचर का इंपॉर्टेंस मैं इसलिए देता हूँ कि गोचर जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट है जो 1 साल तक एक राशि में 1 साल तक रहता है, और शनि मान लो कि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, और मंगल का ट्रांजिट 45 दिन का रहता है। बाकी सब का ट्रांजिट छोटा है, लेकिन जो मेजर 3 प्लेनेट हैं जो इफेक्ट करते हैं, राहु केतु को मान लीजिए 18 महीने राहु केतु का, राहु 18 महीने हो गया, केतु आपका 18 महीने हो गया। तो हर राशि में 1.5 साल तक राहु केतु ट्रांजिट करते हैं। जुपिटर आपका 1 साल में, और आपका शनि है जो 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। राहु केतु 18 महीनों में एक राशि परिवर्तन करते हैं, 18 महीने एक राशि में रहते हैं, उसके बाद फिर वो अलग ट्रांजिट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका ट्रांजिट क्या चल रहा है, ट्रांजिट अभी कौन सा चल रहा है, और आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है। तो उसको ट्रीट करके या उसको कंट्रोल करके आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना है। दैट्स इट। जो सेकंड पॉइंट है मेरा, वो है पितृदोष। अब पितृदोष को मैं पहले समझा देता हूँ, होता ये भी नहीं है, इसकी भी वर्किंग कुछ खास है नहीं। ऐसा मैंने रोल प्ले करते हुए देखा नहीं है कि कोई इसका कोई ज़्यादा रोज लाइफ निकल जाती है लोगों की। कोई 50 साल के बाद पता लगता है, कोई ज्योतिषी को दिखाता है, उसने लाइफ अपनी 45-50 साल पूरी कर चुकी होती है, उसके बाद उसकी कुंडली में देखने को मिलता है 50 साल शादी निकल गया, प्रोफेशन निकल गया, कंपटीशन एग्जाम भी पास कर लिया, अच्छी पोस्ट पे है, अचानक 50 साल के बाद भी कोई दिक्कत आ गई। और फिर अगर वो कुछ ज्योतिष पे भरोसा करता है, यार उसके लाइफ में ऐसा कुछ मेजर मान लो सेटबैक है, वो ज्योतिष का तो अपनी कुंडली बना के लेता है। तो 50 साल हो गए, फिर उसकी कुंडली में देख वो ज्योतिषी बताते हैं ये आपके पितृदोष बनाओ। तो भाई जो आपने जो इतना अचीवमेंट किया, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने शादी की, आपकी मैरिज भी ठीक है, आपके बच्चे भी ठीक हैं, आपकी लाइफ में भी ठीक है, तो वो फिर वहाँ वो इफेक्ट क्यों नहीं किया। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि 50-55 साल 45-50 के भी क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग मिलते हैं, लेकिन बाकी सारा लाइफ ठीक चला है। अब सडन वो प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब कि ये कारण बन रहा है। अगर वो कारण बनता तो मैरिज में या उनके आगे भी डिफिकल्टी आती ना। तो ये अब देखना है कि ये क्या होता है। अब इसको मैं बताता हूँ कि ये बनता कैसे है, होता क्या है। डरना इससे भी नहीं है, वर्क इसकी भी नहीं है, 5% भी इसका इफेक्ट है नहीं। अब इसको हम समझते हैं, लाइक जैसे आपका जो हॉरोस्कोप है, अगर 9th हाउस में अगर आपके राहु है, तो आपका जो जितने भी जो ज्योतिष हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, तो वो कहते हैं कि ये पितृदोष है। फर्स्ट हाउस में राहु है और 9th हाउस में आपका राहु है। फर्स्ट हाउस सन का कारक है, 9th हाउस जुपिटर का कारक है। तो एक स्थिति तो ये बनती है कि पहले भाव में और 9वें भाव में अगर आपके राहु है तो आपका पितृदोष है। अब मैं बता रहा हूँ, डरना नहीं है। अगर आपका होता भी है तो ये वर्क नहीं करता है। आप अपना नॉर्मल
आपको वही फैक्टर कंसिडर करने हैं, आपको अपनी दशा देखनी है और ट्रांजिट देखना है। ये हैं तो इनको पढ़ने दो, ये वर्क नहीं करते, इनका आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक समझाने के लिए आपको बता देता हूँ ताकि आप में अवेयरनेस रहे कि ये वाकई में है क्या। एक तो स्थिति ये बनती है कि प्रथम भाव में राहु हो और नवम भाव में अगर राहु हो तो पितृदोष बनता है। और सेकंड है जुपिटर राहु की अगर युति हो कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में, जुपिटर राहु की अगर कंजक्शन में हो जुपिटर राहु, तो भी इसका इन्वेंट कर दिया गया कि ये भी पितृदोष है। और थर्ड बताया गया सन और राहु अगर साथ में हो कहीं भी 1 से लेकर 12 तक घर में आपका सूर्य और राहु जॉइंट है, टुगेदर है, दैट मीन्स है कि आपका ज्योतिषी जी ने बता दिया कि आपके पितृदोष है। अब एक नया ट्रेंड चला है। अब एक नया ट्रेंड क्या चला है, पहले चलो इसको डिस्कस करते हैं। आप खुद सोचिए कि भाई जो व्यक्ति की जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में जो हमारे जो जितने भी गरुड़ पुराण हैं या जितने भी हमारे पुराण हैं उन सब में लिखा गया है कि भाई अलग अलग लोक में लोग गति करते हैं या जो है आगे की गति करते हैं। शरीर त्यागने के बाद में सोल होता है, सोल अपनी गति तय करती है, तो कुछ समय वहाँ रहती है, उसके बाद फिर उसकी आगे की गति होती है। ये सब लिखा गया है, ये मैं नहीं बता रहा, ये बुक्स बता रही है, पढ़ोगे तो आप भी देख लोगे। चंद्रलोक, शुक्रलोक, ये सब लोक बने हुए हैं, पितृलोक भी बना हुआ, तो कुछ दिन वहाँ रुकती है, उसके बाद फिर वो वहाँ से। तो अब ये सोचो कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहा है वो मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके बेटे हैं या उनकी पत्नी है या उनके पोते हैं या जो भी उनका फैमिली है, तो जो व्यक्ति हमारे साथ रहा इतने साल तक रहा, आफ्टर डेथ आप कॉमन सेंस सोचो कि वो वहाँ बैठ के क्या हमें परेशान करेगा। अच्छा, मैं मैरिज लेके आया हूँ, मैरिज के योग मेरे अच्छे हैं, मेरी शादी अच्छी चल रही है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है, तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि वो व्यक्ति जो है कि वो भाई ये सोचे कि भाई इसकी मैं मैरिज में दखलंदाज हस्तक्षेप करूं या इसका मैं मैरिज बिगाड़ दूं, या मेरा बेटा है कोई साइकिल से चला रहा है उसको मैं साइकिल से गिरा दूं? ये इंटेंशन हो सकता है क्या? जिनको हमने इतना मान दिया, या वो अब होता क्या है कि एक संतुष्टि जो हम करते हैं, संतुष्टि ऐसा होता है कि भाई वो हमारी सक्सेस को देख के या हमारे दुख सुख को देख के वो कुछ खुशी महसूस कर सकते हैं, ये नेचुरली है। लेकिन वो हमें तकलीफ या हमारी जो लाइफ चल रही है उसमें इंटरफेयर हस्तक्षेप वाला कोई प्रिंसिपल लागू होता नहीं है कि हमारी लाइफ हम फिर हम फलादेश क्यों करते हैं? अगर मान लो कि उनको इंटरफेयर करना है तो फिर तो ज्योतिष का जो नियम है, ज्योतिष की जो प्रश्न जो हम हॉरोस्कोप की जो स्टडी करते हैं, हम फलादेश करते हैं, हम ये बताते हैं ये घटना हो सकती है, और अगर उनका भी इंटरफेयर अगर आ गया, क्रॉस टेली कहीं हो नहीं रहा है कि भी मैं कंफर्म तो कर ही नहीं सकता कहीं से, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कंफर्म करने का कि भाई मैं कैसे कंफर्म करूं, क्रॉस टेली कैसे करूं, क्या पूछूं थोड़ी कि भाई आप इंटरफेयर, मेरे पास कोई सोर्स है नहीं, मतलब तो कहीं से कहीं जस्टिफाई करता नहीं है ये चीज। अब इसमें भी कारण वही बनता है आपकी दशा और ट्रांजिट। घटनाएं जो हमारे लाइफ को जो इफेक्ट करती है जितनी भी प्रकार की हॉरोस्कोप के अंदर, वो घटना बेसिकली उसके दो ही कारण बनते हैं, आपकी दशा और आपका गोचर ट्रांजिट। इससे घटना तय होता है, इससे हम शादी तय करते हैं, इससे हम संतान देखते हैं, इससे हम हमारे प्रोफेशन का एक ज्योतिष जो फलादेश करता है कि भाई अब आपका अपलिफ्टिंग का टाइम है, ये अब आप अपलिफ्टिंग कर सकते हो, अगर आप कुछ कर्म करो या एफर्ट्स करो तो अब आप कुछ अपलिफ्ट कर सकते हो, आपकी दशा सपोर्ट कर रही है आपको। कुछ दशा होती है जो मान लिया नेगेटिव होती है, वो टाइम हमें हम बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम है जो डिफिकल्टी है, इसको आपको निकालना है। ये ज्योतिष का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइंट को एक आगाह कर दे कि ये पीरियड जो है आपका डिफिकल्टी है, इसको आपको पेशेंसफुली आपको निकालना है, उसके बाद आपका अच्छा टाइम आ जाएगा। ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम फलादेश कर सकते हैं, हम इंडिकेशन, हम घटना का एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि कुछ योग बनते हैं घटना के, ये घटना होने के चांसेस है, घटित होएगी नहीं होएगी वो डिपेंड करता है ट्रांजिट पे, लेकिन ज्योतिष का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आगाह कर दे कि हाँ ये घटना घट सकती है, इस टाइम पे आपको सावधानी रखनी है या आपको इस तरह से आपको चलना है लाइफ को। तो यहाँ तो चीज समझ में आती है कि भी इस तरह से, लेकिन अब वो पितर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम जो 13वीं करते हैं हम उनकी शांति के लिए करते हैं, श्राद्ध करते हैं ताकि कुछ
चीज़ें हैं ताकि वो शांति से अपनी यात्रा को सुगम रूप से आगे, उनकी यात्रा की जर्नी आगे की बढ़े। अच्छा, अब जो मैं एक चौथा पॉइंट आपको बता दूं, अभी ट्रेंड चला है मात्र दोष करके। मात्र दोष मतलब 4th हाउस आपका मदर का होता है, तो अगर 4th हाउस में राहु आ गया, 4th हाउस में राहु आ गया या मून के साथ राहु आ गया, तो इसको बोल दिया मात्र दोष। अब आप बताओ, एक सोल, एक जो बॉडी जो आती है जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो उसमें फिर मेल फीमेल का कहाँ कॉन्सेप्ट रह जाता है? मतलब कि वो तो पितृ तो हो गया, सन, मतलब बॉडी जो आदमी की बॉडी है वो तो हो गई, जो महिलाओं की बॉडी है वो हो गई, उसको मात्र दोष बोल दिया। जबकि वो तो जब डेथ होने के बाद में तो एक सोल कर रहे हो, तो आप समझते हैं कि सोल हम लोग हैं तो आत्मा ही, तो एक वो वहां पर कहाँ डिफाइन होता है कि ये मेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी है। तो ये सब चीजें बरगलाने के लिए हैं जो हाईलाइट करते हैं, जो ज्योतिष जैसे पवित्र सब्जेक्ट को या पवित्र विषय को इस तरह से लोगों को गुमराह करके और एक शॉर्टकट तरीके से उन सब चीज़ों को लोगों को डराने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो बेसिकली आपका कालसर्प दोष और पितृदोष मैंने समझा दिया। इनको वैल्यू, आपको लाइफ की घटनाओं को लेके आपको इतना वैल्यू नहीं देना है। आपकी लाइफ के लिए जिम्मेदार आपकी दशा है और आपका गोचर है। बाकी सब चीज़ें अगर आपकी एग्जिस्ट करती है तो उनको इतना सीरियस नहीं लेना है, और आगे भी आपको किसी को अगर आप कन्विंस करते हो तो भी आपको उसी तरह से करना है, न कि डरा के। आप अपने, हमारा एक्चुअली में क्या है कि हमारी अज्ञानता ज्योतिषी का विषय बनती है, उसके ज्ञान का, हमारी अज्ञानता हम नहीं जानते हैं, इस वजह से हम मूर्ख बनते हैं। हमारी अज्ञानता उनके ज्ञान का कारण है, हम नहीं जानते हैं, इसी का फायदा उठाया जाता है। अगर हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम इस चीज़ में नहीं फंसेंगे, और ये फंसने वाली बात है भी नहीं। इसका कोई इफेक्ट मैंने तो नहीं देखा है कि इस तरह कोई इफेक्ट इनके कुछ आता है क्या। ये एक शॉर्टकट मेथड है कि इससे करके एक क्लाइंट को उसमें फंसा दिया जाए और उसके उपाय में उसको उलझा दिया जाए, ये पूजा, वो पूजा, यहाँ पूजा, वहाँ पूजा, और आप खुद देख लो, आपने भी कितने कुछ कराया होगा या कितना कुछ कराया, कितना इफेक्ट आता होगा। तो इफेक्ट बेसिकली दशा का, गोचर का आता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ पे, मैं भी पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जितना ज्ञान, जितना मेरे को मिला, मैंने उतना पास ऑन किया। तो ये तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें सब कुछ है जो कभी कंप्लीट आदमी होता नहीं है। कुछ नई चीज़ें आती है, नई चीज़ बताने को आ जाती है, तो हम उसमें थोड़ा अपडेट कर देते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल हैं ज्योतिष के, वो प्रिंसिपल कभी नहीं बदलेंगे। दशम भाव आपके प्रोफेशन का है, 4th हाउस आपके मदर का है, व्हीकल्स का, हैप्पीनेस का, तो ये जो प्रिंसिपल जो हैं ये नहीं बदलेंगे। ट्रांजिट कभी नहीं बदलेगा, दशा का जो पीरियड आपका निर्धारित है वो नहीं बदलेगा। कुछ चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ में जो आ जाते हैं, उनसे हम जरूर मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन जो एक बेसिक स्टैंडर्ड जो दिया गया है ज्योतिष को लेके, वो रूप नहीं बदलेगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप में की कुंडली में अगर ऐसा मिलते हैं तो आपको उनको नहीं कंसिडर करना है, और आगे भी आपके पास जो भाई बंधु आपके रिलेशन में हो या जिनकी चार्ट आप देखते हो या जिनको ऐसा कुछ डाउट हो, तो उनको आप कन्विंस कीजिए या उनको समझाइए कि ऐसा दोष इसकी वजह से नहीं हो रहा है, कारण कुछ और है, फैक्टर कुछ और कंसिडर करते हैं, मैटर कुछ और है। बजाय इनमें उलझने की आप अपनी दशा को डील करो और अपने गोचर को ठीक करो। उनके कुछ उपाय या उनकी डायरेक्शन के, उनके कर्म में आप इन्वॉल्व हो या उनके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को ढालते हो, तो आपकी लाइफ है जो इम्प्रूवमेंट में आएगी, न कि इनका इलाज कराने से। इनका इलाज मैंने बता दिया, इनका इलाज का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। कुछ आदमी 50 साल के बाद दिखाते हैं, तब उनको ये मिलता है कि हाँ ये था इस वजह से, अभी आपका इस वजह से ये हुआ। तो भाई मैंने तो इतनी पूरी लाइफ निकाल दी, मैंने तो मेरी पढ़ाई कर ली, मेरा प्रोफेशन भी हाई गया था, ये गया था, सब कुछ हुआ था, तो वहाँ पर ये फैक्टर काम क्यों नहीं किया? अभी अचानक से कैसे टपक गया कि ये मेरे तो अंदर ही आ गए? तो आज के लिए इतना ही है। मैं ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक मैंने पढ़े थे, फिर मैंने स्टडी किया था, तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अब हम अगला जो है मांगलिक दोष के बारे में, हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं थोड़ा सा और अपडेट करूँगा। मांगलिक दोष को जो ये भी दोष भ्रामक है। ये 3 तरह के दोष हैं जो जिनको लेके काफ़ी सारे वीडियो बनते हैं या जिनको लेके डराया जाता है या टेरिफाइड किया जाता है एक आम आदमी को। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्क नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।